सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और एक जापानी डॉक्टर के हाथों में एक दुश्मन सैनिक की जिंदगी है। अब उसका फर्ज क्या है, डॉक्टर होने का या एक देशभक्त होने का? यही वो सवाल है जो आज भी हमारी इंसानियत को परखता है। तो चलिए इस कहानी के जरिए इस मुश्किल सवाल की तह तक चलते हैं। आसान सवाल तो बिल्कुल नहीं है, है ना? एक तरफ है किसी की सांस और दूसरी तरफ है अपना देश। इस कहानी का हर एक पन्ना इसी एक सवाल के बोझ तले दबा हुआ है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे हालात में हम क्या चुनते। तो यहां पर ना दो पहचानें आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है डॉक्टर जिसकी कसम कहती है कि भाई हर जान कीमती है, और दूसरी तरफ है देशभक्त जिसकी वफादारी जोर से कहती है कि दुश्मन दुश्मन होता है। सोचिए, एक ही दिल में ये दो आवाजें, जीतेगा कौन? चलिए इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इस सफर को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले डॉक्टर का असली कॉन्फ्लिक्ट क्या था, फिर उनके दोहरे कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक दुश्मन दरवाजे पर आ जाता है और डॉक्टर की इंस्टिंक्ट कैसे काम करती है। इसके बाद हम पावर की हिपोक्रेसी को समझेंगे और आखिर में उस एक सवाल पर आकर रुकेंगे जिसका शायद कोई जवाब ही नहीं है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, डॉक्टर का संघर्ष। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की सच्चाई है जिसे कभी न कभी अपनी अंतरात्मा और अपने देश के फर्ज के बीच किसी एक को चुनना पड़ा हो। ये जो संघर्ष है ना, ये सीधा सा है पर बहुत गहरा। एक तरफ डॉक्टर का धर्म है बचाओ, दूसरी तरफ देश का धर्म है पकड़ाओ, और इन्हीं दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं डॉक्टर सदाओ। उनकी इंसानियत उनकी देशभक्ति से सवाल कर रही है। और इस पूरे संघर्ष का चेहरा कौन है? डॉक्टर सदाओ हॉकी, एक ऐसा इंसान जो असल में दो अलग अलग दुनियाओं में जीता है। उनके अंदर एक ऐसी जंग चल रही है जो शायद बाहर की दुनिया की जंग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो डॉक्टर सदाओ का एक हिस्सा पूरी तरह से जापानी है। उसे बनाया है एक ऐसे पिता ने जिनके लिए जापानी सब कुछ था, जिनका मानना था कि ये जो द्वीप है ना, ये जापान के भविष्य की सीढ़ियां हैं। तो बचपन से ही सदाओ की रगों में देशभक्ति और अनुशासन दौड़ाया गया था। लेकिन सदाओ का एक दूसरा हिस्सा भी है जो अमेरिका में बना। सोच के देखिए, 22 साल की उम्र में वो सर्जरी और मेडिसिन सीखने उस देश गए जो अब जापान का दुश्मन था। वहीं उन्होंने सीखा कि हर इंसान की जान बराबर है। जब वो 30 साल की उम्र में लौटे तो वो सिर्फ एक जापानी नहीं थे, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास सर्जन और साइंटिस्ट बन चुके थे। इतने जरूरी कि जनरल की संभावित सर्जरी के लिए उन्हें स्टेट ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। और फिर अचानक एक दिन ये सारी थियोरेटिकल बातें हैं, ये सब क्या होता अगर वाली बहसें उनकी चौखट पर आकर खड़ी हो जाती हैं। एक दुश्मन उनके दरवाजे पर है, लहूलुहान। अब सदाओ को सिर्फ सोचना नहीं है, अब उन्हें चुनना है। तो होता क्या है, एक धुंध भरी शाम है और समंदर से एक साया निकलता है। सदाओ और उनकी पत्नी हाना को पहले तो लगा कि शायद कोई मछुआरा होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। वो एक घायल गोरा आदमी था। उसकी कैप पर लिखा था यूएस नेवी, यानी एक दुश्मन, एक युद्ध कैदी। और बस इसी एक पल में डॉक्टर सदाओ के लिए सब कुछ बदल जाता है। वो सोचते हैं, अगर ये ठीक ठाक होता ना तो मैं इसे आराम से फौज को दे देता, पर ये तो जख्मी है। आप समझ रहे हैं? दुश्मन की वर्दी के नीचे उन्हें एक मरीज दिखने लगता है, और बस यहीं से देशभक्त पर डॉक्टर हावी होने लगता है। सदाओ का ये फैसला उनके अपने घर को ही एक जंग का मैदान बना देता है। एक तरफ है डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हाना, जो अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं और उस आदमी को पनाह देते हैं। दूसरी तरफ है उनके नौकर, जिनके अंदर समाज का डर और देशभक्ति का दबाव है। वो साफ मना कर देते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे और आखिर में घर छोड़कर चले जाते हैं। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ सदाओ के अंदर नहीं थी, ये पूरे समाज में थी। और अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, ऑपरेशन। यहाँ शब्दों की नहीं, हाथों की लड़ाई है। सवाल ये है कि क्या डॉक्टर सदाओ की ट्रेनिंग उनकी सोच पर भारी पड़ेगी? ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर सदाओ का दिमाग चिल्ला रहा है, मैं नहीं चाहता कि यह आदमी जिंदा रहे। ये आवाज किसकी है? ये उनके अंदर बैठे उस देशभक्त की है जिसे बचपन से यही सिखाया गया था। लेकिन उनका दिमाग चाहे कुछ भी सोचे, उनके हाथ अपनी ट्रेनिंग नहीं भूलते। वो एकदम प्रोफेशनल परफेक्शन के साथ काम करते हैं। उन्हें अपने अमेरिकन एनाटॉमी टीचर की आवाज़ याद आती है और अनजाने में वो अपने दुश्मन को माय फ्रेंड कहकर बुलाते हैं। और यही है जीत का पल। उनकी जो हीलर की इंस्टिंक्ट है ना, वो उनकी आइडियोलॉजी पर हावी हो जाती है।
उनकी सालों की ट्रेनिंग उनके बचपन के संस्कारों से जीत जाती है। उनके हाथ उनके दिमाग से ज्यादा वफादार साबित होते हैं इंसानियत के लिए। तो सदाओं ने तो अपने अंदर की लड़ाई लड़ ली, लेकिन अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है पावर की तरफ। अब हम देखेंगे कि देश का जनरल, जो देशभक्ति का सबसे बड़ा सिंबल होना चाहिए, वो इस सिचुएशन से कैसे डील करता है। देखिए, जब सदाओ जनरल को सब कुछ बताते हैं ना, तो जनरल को देश की कोई चिंता नहीं होती। उसे सिर्फ अपनी सेहत की फिक्र है, क्योंकि उसे अपने ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सदाओ जिंदा चाहिए। तो वो एक पैट्रियोटिक सोल्यूशन निकालता है कि ठीक है, मैं अपने प्राइवेट असैसिन्स भेजकर उस दुश्मन को चुपके से नरवा दूंगा। लेकिन वो इतना सेल्फ एब्सॉर्ब्ड है कि वो उन असैसिन्स को भेजना ही भूल जाता है। मतलब बातें देशभक्ति की, लेकिन अमल बिल्कुल जीरो। और यहीं पर पावर का असली चेहरा सामने आता है कि देशभक्ति कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। स्टेट की जो नैतिकता है ना, वो हमेशा कंडीशनल होती है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। जब खुद की जान पर बात आती है तो सारे नियम और फर्ज साइड में रख दिए जाते हैं। और अब हम आते हैं आखिर में। कहानी हमें वापस डॉक्टर सदाओ के मन में ले जाती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद भी उनके अंदर एक सवाल गूंजता रहता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उनके पास खुद भी नहीं है। उस अमेरिकन के जाने के बाद डॉक्टर सदाओ अकेले में सोचते हैं, अजीब है, मैं उसे मार क्यों नहीं सका। ये सवाल ही सब कुछ बता देता है। वो खुद हैरान है कि उनके अंदर की इंसानियत कितनी ताकतवर निकली। ये कोई प्यार या हमदर्दी की बात नहीं थी, ये बस उनकी अंतरात्मा की आवाज थी जिसे वो चाहकर भी दबा नहीं पाए। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब फर्ज और इंसानियत आमने सामने आते हैं तो जीत किसकी होती है। इस कहानी में इंसानियत जीती, पर सोचिए, क्या हर बार हर किसी के लिए जवाब यही होगा? तो इस गहरे सवाल पर सोचते रहिए। और अगर इस चैप्टर का ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई में बहुत मदद कर सकता है, खासकर उनके लिए जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझना चाहते हैं।